enantiomers. Good. Any compounds which are mirror image but not superimposable is called. चलिए क्वेश्चन लिखें, बताइए इज दे आर दे enantiomers or not? Are they enantiomers? Yes or no? एक बार और मौका दे रहा हूँ, देख लो enantiomer है कि नहीं। अच्छा मिरर कहाँ लगाएंगे, इस पे कोई पाबंदी थी क्या? मैंने कोई ये तो कहा नहीं था मिरर यहाँ लगा दीजिए, मिरर यहाँ लगा दीजिए। मिरर यहाँ लगा के देखेंगे तो यही कंपाउंड आएगा कि नहीं? मिरर में कह रहा हूँ नीचे लगा दीजिए, तो यही कंपाउंड आ गया कि नहीं? मिरर इमेज तो है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। दे आर इनैंशियोमर्स, ये इनैंशियोमर्स हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हम लोग मिरर यहाँ भी यहीं लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप मिरर यहाँ भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? दे आर इनैंशियोमर्स। मिरर किसी किधर भी लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर? So these are your enantiomers. They are the mirror image as well as they are non superimposable. मिरर सिर्फ आपके सामने नहीं लगाना है, कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। Is this clear? Should I proceed? अगर आपसे कोई पूछ ले ये कौन से इनैंशियोमर हैं, यहाँ पर H से OH जाएंगे और यहाँ से H से OH जाएंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, तो इसे D बोलेंगे। यहाँ पर H से OH जाएंगे और यहाँ से H से OH जाएंगे, तो ये L, तो D एंड L इनैंशियोमर्स। ये बोलो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे? ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव? अरे इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज, लिखाया तो था ना, इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दो इनैंशियोमर हैं तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और क्यों नहीं होंगे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा होंगे। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी अलग होगी, तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दोस कंपाउंड whose chemical formula is same but they have different chemical and optical property। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये दोनों प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करना है, अलग अलग डायरेक्शन में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब डिफरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो मगर उनकी केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग हो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग होने का मतलब ये है कि अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या हो, लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर रहा है और एक राइट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पर लिखिए पॉइंट्स फॉर इनैंशियोमर।
पॉइंट फॉर इनैंशियोमर, कुछ पॉइंट्स इनैंशियोमर में याद रखना, पॉइंट्स फॉर इनैंशियोमर। पहला पॉइंट लिखिए इनैंशियोमर में। इनैंशियोमर है यहाँ पर, सॉरी एक चीज यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। केमिकल काट दीजिए, सॉरी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या सॉरी, सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। ऐसे दो कंपाउंड जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, मतलब वो सेम तरीके का उनका बॉइलिंग पॉइंट हो, सेम मेल्टिंग पॉइंट हो, बट केमिकल रिएक्शन भी सेम ही दें, रिएक्शन दोनों क्या दें, सेम ही दें। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर योर ऑप्टिकल आइसोमर, ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं, मिरर इमेज है मगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा वही बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा वही मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जो रिएक्शन ये देगा वही रिएक्शन ये भी देगा, मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा तो ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इज दिस क्लियर? दे हैव सेम फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। Am I clear to everyone? So what are optical isomers? Optical isomers are the compound which have same physical and chemical property but different optical property, मतलब कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक, अब इनैंशियोमर में प्रॉपर पॉइंट्स लिखिए, पहली पॉइंट्स इनैंशियोमर में पहला पॉइंट लिखिए, दे हैव इनैंशियोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी जो समझाया हूं, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। दूसरी बात, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा, अच्छा एक चीज और जान लो, ये अगर मान लीजिए ये इनैंशियोमर, दो इनैंशियोमर हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इनैंशियोमर थे, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को 60 डिग्री राइट में घुमाएगी तो ये भी जो होगा ये भी 60 ही डिग्री घुमाएगी, मगर किस साइड में, लेफ्ट साइड में। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, जो प्लेन पोलराइज लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। ये 60-50 की 60 अगर राइट की तरफ कर रहा है तो ये 60 लेफ्ट की तरफ। Enantiomer have same magnitude of optical rotation in opposite direction, in opposite direction। अगर दो इनैंशियोमर है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और जितने एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट करेंगे वो भी सेम होगा, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, उनके डायरेक्शन में, एक राइट की तरफ करेगा तो एक लेफ्ट की तरफ। अगला पॉइंट, enantiomer have same solubility in optically inactive solvent but different solubility in optically active solvent। ध्यान से सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो ये दो इनैंशियोमर हैं,
दोनों इनैंशियोमर हैं, आपको किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ये दो इनैंशियोमर हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ये दोनों इनैंशियोमर हैं। मान लीजिए इसको हम इसमें मिलाते हैं टार्टरिक एसिड में, ये आपका टार्टरिक एसिड है। तो आप मुझे बताइए जो टार्टरिक एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? हाँ वही लिखा रहा हूँ, सबर करिए, वही तो लिखा रहा हूँ। हर्ष जी सबर करिए, ऑप्टिकली एक्टिव है, सबको समझ में आया टार्टरिक एसिड। अगर इन दोनों इनैंशियोमर को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट में, मतलब इसको मान लीजिए ये सल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट, तो हम एक बार इसको मिला रहे हैं, पहले वाले को इसमें मिला रहे हैं, तो इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी आएगी। मान लीजिए 10 ग्राम 1 लीटर में मिल रहा है, 1 लीटर में कितने ग्राम इसका डिसॉल्व हो सकता है? 10 ग्राम। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 10 ग्राम नहीं होगी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। बट अगर यही ये कंपाउंड हम लोग ले लें, ये बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में काटा जा सकता है। अगर इस दोनों को इसमें मिलाएं, डिसॉल्व करें, तो ये सॉल्वेंट जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दोनों का जो क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? सेम। अगर इसके 1 लीटर में इसका 10 ग्राम डिसॉल्व होता है तो इसका भी कितना डिसॉल्व करेगा? 10 ग्राम। ये समझा रहा था मैं कि अगर इनैंशियोमर जो हैं, दो इनैंशियोमर होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट में क्या होती है? सेम होती है, मगर ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट में अलग अलग होगी। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? चलिए एक बार और देख लीजिए आप, ये दो इनएंशियोमर है, ठीक, इसको सल्यूट मान लीजिए, ये हम इसको टार्टरिक एसिड में मिला रहे हैं, दिस इज योर टार्टरिक एसिड, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको दो इक्वल भाग में नहीं काटा जा सकता और इसके पास दो कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हम दोनों इनैंशियोमर को बारी बारी से, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने इसको लिया और इसको मिलाया, इसकी सॉल्युबिलिटी देखा, तो ये समझ में आया कि 1 लीटर में ये 10 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम फिर से इसको ले रहे हैं और इसको मिला रहे हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब ये 11 ग्राम भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, या 10 से कम, मगर 10 कभी नहीं होगा। बट अगर सॉल्वेंट जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जितना ग्राम ये डिसॉल्व होगा 1 लीटर में, उतना ही ग्राम इसका भी 1 लीटर में डिसॉल्व होगा, दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? इज दिस क्लियर? बाकी लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर एक देख लीजिए, जब ऑप्शन दूंगा तब आंसर करिएगा। जब ऑप्शन दे देंगे तब आपसे पूछेंगे तब बताइएगा।
बाकी लोग क्या इतना स्लो का आंसर दे रहे हैं, नींद लग रही है क्या? अभी समझाया हूँ, अभी जस्ट 2 मिनट में समझा रहा हूँ। दोस्त में क्लास में बैठी है, नींद में मत बैठिए। सभी पढ़ा रहे हैं, अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर से वीडियो 2x मोड पे लगा के देखेंगे। एक बार बैठ के पढ़ लो शांति से। जितने लोग आंसर नहीं कर रहे हो ना, फेल हो जाओगे। तुमको जो स्कूल में सैंपल पेपर रटवा रहे हैं ना, उससे ना पास हो पाओगे। ये लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं, प्रिया प्रियांशी, क्या हुआ आप लोग को? भी नहीं समझ में आया? चार लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया। ठीक है, हर्ष वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, अल्फाज वेरी गुड, गुस्सा गुड, एरम गुड, सौम्या गुड। भाई यही तो समझा रहा हूँ कि टू एनेंशियोमर्स हैं और तुमको टार्टरिक एसिड दिया गया है, तो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ, ये होगा। और तुमको ये पता हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर तुमको अगर स्ट्रक्चर ना भी आता हो, स्ट्रक्चर छोड़ो, ये डिसॉल्व किए जा रहे हैं तो ये सल्यूट हो गए और ये हो गए सॉल्वेंट। ठीक। बी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट करेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट है कि नहीं? और मैंने अभी लाइन लिखाई है कि ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट में अगर कोई सल्यूट मिला दो जो इनैंशियोमर्स हो, तो एक की सॉलिबिलिटी कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी। एक सेकंड, कौन कौन ये आंसर किए हैं? एक सेकंड रुकिए। तो सॉलिबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू S1 टू इनैंशियोमर्स, क्वेश्चन ही गलत था इसमें, क्वेश्चन ही गलत था ये, सॉरी। इसमें आंसर होगा, ये क्वेश्चन सही नहीं था। एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया था मेरे से ही। ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो दोनों की सॉलिबिलिटी एस क्या होगी? सेम नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए था, S1 एंड S2 विल नॉट बी सेम। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जितने लोग आंसर ये किए सब गलत हैं। ठीक, ये सब गलत है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको कहना चाहिए था कि S1 और S2 की सॉलिबिलिटी सेम नहीं होगी, जो कि डिराइव, मतलब वो तो बाद में पता चलेगा क्या होगा, मगर S1 और S2 की वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, इट कैन बी मोर और लेस द सेम। चलो देखते हैं, फिर से समझा रहा हूँ क्या मैंने बोल दिया। अगर दो इनैंशियोमर हैं, पहले तो ये बताओ ये इनैंशियोमर हैं कि नहीं? बताओ ये इनैंशियोमर हैं कि नहीं? आर द इनैंशियोमर? चलिए ठीक है, मेरे से ही गलती हुई थी। इनैंशियोमर्स हैं कि नहीं? इनैंशियोमर है, मिरर नीचे लगा के देख सकते हैं। अभी समझाया ना कि मिरर यहाँ भी लगाया जा सकता है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो दे आर इनैंशियोमर। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, और ये मान लो सल्यूट है। सोल्यूशन किससे बनता है? सल्यूट और सॉल्वेंट से। ये मान लो आपका सॉल्वेंट है। कितने लोग बता सकते हैं ये सॉल्वेंट जो है, ये डी है कि एल है? इज द सॉल्वेंट डी और एल? एच से ओ एच गए, एच से ओ एच गए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो ये डी है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है सभी को? अब एक चीज तुमको मैं समझा देता हूँ, सभी लिक्विड की एक कैपेसिटी होती है। ठीक, जैसे पानी में चीनी मिलाते जाओ तो एक समय के बाद चीनी नहीं मिलता, वो चीनी नीचे जाके बैठ जाता है। तो कोई भी लिक्विड जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई भी सॉल्वेंट जितना सॉल्यूट मिला सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? बोलो जल्दी। ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर आपका सॉल्वेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अगर ए वाले सल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी रही होगी, मतलब कुछ ग्राम इसमें मिल रहा होगा। अगर इसको मिलाएंगे तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S2 होगी, और S1 S2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक, सॉल्युबिलिटी इन दोनों की कभी भी इक्वल नहीं होगी। बट यहीं पर अगर इसको ले लीजिए, सॉल्वेंट ये हो जाए, अगर सॉल्वेंट आपका ये है,
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। अब दोनों सल्यूट की सॉलिबिलिटी इसमें क्या होगी? S1 बराबर S2। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात सभी को क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होता है, S1 नॉट इक्वल्स टू S2, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू S2 होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, enantiomers have different rate of reaction with optically active compound। अगर दो इनैंशियोमर हैं E1 और E2 और इसको किसी ऑप्टिकली एक्टिव से रिएक्ट कराया जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव से, रिएजेंट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो अगर इनैंशियोमर को ऑप्टिकली इनएक्टिव से रिएक्ट कराया जाएगा तो दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन R1 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन 2। जितने स्पीड से E1 इसके साथ रिएक्ट करेगा उतनी ही स्पीड से E2। ठीक, बट अगर E1 E2 दो इनैंशियोमर हैं और दूसरा रिएक्टेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन ROR1 होगा, मतलब E1 का रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, उसको रेट ऑफ रिएक्शन 1 कह रहे हैं, स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन 1 कह रहे हैं, और E2 का रिएक्शन की स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन 2 कह रहे हैं। ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये आपको समझ में आया? आई बात समझ में? अगर दो इनैंशियोमर हैं, अगर उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव से रिएक्ट करोगे तो दोनों इनैंशियोमर की रिएक्ट करने की स्पीड सेम होगी। बट अगर दोनों आइसोमर एक क्या है, दोनों आइसोमर किसी ऑप्टिकली एक्टिव से रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के बराबर नहीं होंगे। ये क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ये यहाँ तक की कहानी थी इनैंशियोमर। इनैंशियोमर के बारे में आपने क्या पढ़ा? इनैंशियोमर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मिरर इमेज, which are mirror image but not super imposable। फिर आपने देखा कि इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर मैंने आपको बताया कि इनैंशियोमर्स या तो प्लस डी होंगे या तो एल होंगे। ठीक, और उसके बाद बताया गया कि इनैंशियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद आपको बताया गया उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होगा, मगर उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट में इसको मिलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी सेम होगी, ऑप्टिकली एक्टिव में डिफरेंट होगी। ठीक, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में सेम होगी और क्या कहते हैं उसमें डिफरेंट होगी। ठीक, क्वेश्चन देखिए यहीं पर करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन में सब करा दे रहा हूँ।
क्वेश्चन पढ़िए और जो जो आपको ऑप्शन सही लगेगा उसे टिक करिए। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला सही है कि गलत? पहला सही है कि गलत? पहला करेक्ट है। बाकी लोग? अरे बाकी लोग आंसर करो भाई, इतना टाइम नहीं है, उसके बाद कहोगे सिलेबस नहीं चल रहा है। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जल्दी जल्दी टाइप करिए। बाकी लोग नींद में जो बैठे हैं ना, क्लास में आते हैं रिवाइज करके आएंगे नहीं। कल ही पढ़ाया गया था कि अगर एक ई डी होगा तो दूसरा भी डी नहीं होगा, एक डी होगा तो एक एल होगा। दूसरा सही है। बताइए दूसरा सही है कि गलत है? एक डी होगा तो दूसरा एल होगा। अभी तो यही तो पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे से। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा बताइए। तीसरा, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तीसरा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? E1 और E2 की बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगी। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं, सेम होगा। स्टेटमेंट नंबर 5, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू की फॉल्स? भाई ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। आंसर देने के लिए कूदो मत, ध्यान से पढ़ो। क्या पूछ रहा है? फॉल्स है। ठीक। सी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो सॉलिबिलिटी अलग अलग होगी। स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए। स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए, ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट 5 ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए। ठीक, वेट करें।
बताइए यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार आपके IEEE में आया था। बताइए, इसका ऑप्टिकल रोटेशन θ1 है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन θ2 है। 60 हो जाएगा, किसी को तो डाउट नहीं है? अगर वो 60 डिग्री राइट होगा तो वो 60 लेफ्ट होगा, 60 60 120 हो जाएगा कि नहीं? किसी को डाउट है? अगली हेडिंग डालिए, डाया स्टीरियोमर। डाया स्टीरियोमर, डाया स्टीरियोमर, स्टीरियोमर which or not mirror image, जो मिरर इमेज ही नहीं होंगे उन्हें हम बोलेंगे डाया स्टीरियोमर। ठीक है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डाया स्टीरियोमर। अगर मिरर इमेज है और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं तो इनैंशियोमर, और अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो डाया स्टीरियोमर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, याद रखना ये टार्टरिक एसिड है। डी है कि एल? बताइए, ये डी है कि एल है पहला वाला? पहला वाला डी है कि एल? डी है। दूसरा वाला एच से ओ एच जाइए और डायरेक्शन देख लीजिए। ठीक है, दूसरा वाला एल है। ठीक है, पहला और दूसरा क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड आर व्हाट? ये दोनों स्ट्रक्चर देख के बताइए, पहले और दूसरे एक दूसरे के क्या लगते हैं? इनैंशियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर्स है, मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक, सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज है कि नहीं? सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? डाया स्टीरियोमर। जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो उन्हें डाया स्टीरियोमर बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड डाया स्टीरियोमर, वो भी मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर डाया स्टीरियोमर। अब मुझे समझ में आता है कि आप ये तो पहचान लेंगे कि अगर मिरर इमेज हुए और सुपर इम्पोज नहीं किए हैं तो इनैंशियोमर, और सुपर इम्पोज और मिरर इमेज ही नहीं है तो डायस्टीरियोमर। बताओ ये क्या है? देख के बताओ विवेक, देख के बताओ। एक लोग इनैंशियोमर लिखने लगे हैं तो सब लिखने लगे हैं, ना तो ये इनैंशियोमर है ना तो डायस्टीरियोमर्स है। कहते डाया हो गया भाई, तुम लोग गधे वधे होगा, समझ में नहीं आता मुझे। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे क्या? ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। अगर मिरर इमेज होते हैं तो ओ एच यहाँ होता तो ओ एच यहाँ आता कि नहीं? मिरर इमेज उमेज आता है दिखना?
इनेंशियोमर नहीं है। ये दोनों मॉलिक्यूल कोई एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जब दो अलग अलग होंगे तब हम लोग इनेंशियोमर देखेंगे। एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज ही नहीं है, इनेंशियोमर नहीं है। इनेंशियोमर तो कम से कम इतना तो देख सकते थे कि मान लो ये तुमको मिरर इमेज नहीं दिख रहा था तो ये तो बता सकते थे कि जब इसके ऊपर इसको रखेंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। पता नहीं कैसे पढ़ लिख रहे हैं आप लोग, फेल होंगे, दिमाग सही हो जाएगा। देखिए डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स have different physical and chemical property. Diastereomer have different chemical and physical property. They can be separated out easily. They can be separated out easily. जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर थे, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा मान लीजिए और इसका मान लीजिए 110 है, तो दोनों को एक ही सोल्यूशन में होगा, ये एक ही सोल्यूशन में ए और बी दोनों होंगे। हम इसको जब हीट करेंगे तो ए जल्दी से एवोपरेट कर जाएगा, इसको हम अलग कंटेनर में निकाल लेंगे, बी यहाँ बच जाएगा। तो इसको सेपरेट आउट करना इजी होता है। अरे रुके रहो यार, सब पढ़ाऊंगा, कहा जल्द बज जाए, अभी खत्म हो गया क्या टॉपिक, मैं जो पढ़ाऊंगा ना, क्यों परेशान हो, टॉपिक खत्म हुआ नहीं ना। तो याद रखना कि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। Diastereomers are those compounds which are not mirror image, and secondly they have different physical and chemical property. अगली हेडिंग डालिए, मेसो कंपाउंड। A compound a meso compound is an optically inactive compound, is an optically inactive compound due to internal compensation। ध्यान से देखिए मेसो कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, फॉर मेसो कंपाउंड, अभी सब समझा रहा हूं। फॉर मेसो कंपाउंड, compound should be divisible in, compound should be divisible in two equal half, and upper half must be mirror image of lower half, that is compound have plane of symmetry। कंपाउंड है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए मेसो कंपाउंड क्या है, पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए फिर आगे समझाता हूँ। मेसो कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली, अरे सौम्या जी, डी का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं की तरफ घुमाएं। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे उन्हें लीवो रोटेटरी बोलेंगे। बस इतना समझाया था। और ये जो कैपिटल डी लिख रहे हैं वो स्मॉल डी होगा। अभी समझा दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। सौम्या जी समझा दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। मेसो कंपाउंड के बारे में देख लो, ये क्या होते हैं।
ध्यान से देख लो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डी एंड एल। अगर कोई भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो मैंने बताया था वो सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, उसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगर कल की क्लास नहीं लिए हैं और मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैपिटल डी और एल क्या है, तो वो मूर्ख हैं, जाके पहले क्लास करें। और प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई भी सब्सटेंस लेफ्ट की तरफ घुमाता है तो इसे एल बोलते हैं, ठीक। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। मैं बेवकूफ उनको कह रहा हूँ जो सभी लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल लिख रहे हैं। डी और एल में मैंने बोला था स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखेंगे कब, ध्यान से सुनिए। अगर एच से ओ एच जाएंगे तो ये बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। कैपिटल डी का मतलब होता है सौम्य डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कैपिटल एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज लाइट को जो दाएं की तरफ घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो और जो राइट की तरफ घुमाएगा, जो राइट की तरफ घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो और जो लेफ्ट की तरफ लीवो। कृपया करके पहले क्लास पुरानी वाली देख लीजिए, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो ये स्मॉल डी होगा कि कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल डी की क्या स्मॉल एल, स्मॉल डी। डी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर डी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो इसका मतलब एच से ओ एच जाने पे कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर एच से ओ एच जाओगे तो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एल, ये कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो ये मेसो कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि मेसो कंपाउंड होने के लिए मॉलिक्यूल को पहले दो इक्वल भाग में कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में कट सकता है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले का मिरर इमेज होना चाहिए, जो कि है, ठीक। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में कटना चाहिए। दूसरा, अपर हाफ लोअर हाफ का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज, जो कि है। अब देखो अगर ऊपर वाला मान लो डी है, नीचे वाला क्या है, एल, तो एक चीज ये बताओ, अगर मान लो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान ले रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन मान लो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमाएगा, किधर की तरफ घुमाएगा, राइट की तरफ। तो नीचे वाला प्लेन पोलराइज लाइट को किधर घुमाएगा, लेफ्ट की तरफ। ये मान लीजिए 30 डिग्री राइट में घुमाता है और ये 30 डिग्री लेफ्ट में, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। प्लेन पोलराइज लाइट किधर भी नहीं मूव करेगी। तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से देख लो, ये मॉलिक्यूल जो है मेजो वाला, ये दो इनैंशियोमर के मिला के बनाया गया है। ये दो इनैंशियोमर को मिला के बनाया गया। ऊपर वाला जो इनैंशियोमर है वो नीचे वाले इनैंशियोमर, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले का मिरर इमेज है और दो इक्वल भाग में इसे काटा जा सकता है। तो ये इनैंशियोमर E1 कह लो, इसे E2 कह लो, ठीक। एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का आधा भाग प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट कर रहा है और दूसरा भाग लेफ्ट की तरफ। एज अ रिजल्ट प्लेन पोलराइज लाइट किधर भी नहीं जाएगी, वो बीचों बीच रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ये प्लेन पोलराइज्ड वेव जा रही थी, यहाँ पर एक सब्सटेंस ये भरा था, ये वाला सब्सटेंस था, ऊपर वाला पोर्शन प्लेन पोलराइज लाइट को कह रहा है कि तुम दाएं की तरफ जाओ, नीचे वाला कह रहा है लेफ्ट की तरफ जाओ, या ऊपर वाला लेफ्ट कहेगा तो नीचे वाला कहेगा तुम राइट जाओ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनैंशियोमर्स। प्लेन पोलराइज लाइट कहीं नहीं सीधे मूव कर जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होंगे, मेजो कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एक एग्जांपल और समझा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल और देख लीजिए। बताओ ये मेजो कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे। बोलिए भाई लोग, ये मेजो कंपाउंड है कि नहीं है। अरे यार कैसे नहीं है भाई लोग, तुम लोग। अच्छा ठीक है, नहीं है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट वेट, नहीं है।
अब बताइए ये मेसो कंपाउंड है कि नहीं? ठीक, गुड। मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में कट सकता है। जिधर से मॉलिक्यूल बीच से कटता है इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां से मॉलिक्यूल को दो भाग में काटा जा सके। ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले का मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। ऊपर वाला डी है कि एल? ऊपर वाला क्या है? एल है। नीचे वाला डी है। तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड को दाएं की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर एल का मतलब लीवो नहीं है, याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन एल बताता है। अगर ऊपर वाला एल होगा तो नीचे वाला क्या होगा? डी होगा। अगर ऊपर वाला डी है तो नीचे वाला क्या होगा? एल होगा। इस एल का मतलब ये नहीं होता कि प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस एल का मतलब होता है। ये एल सिर्फ बताता है एच और ओ एच का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो मान लो ऊपर वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज्ड को एक दाएं की तरफ एक बाएं की तरफ, प्लेन पोलराइज्ड किसी तरफ नहीं जाएगी, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, कंपाउंड जिसको दो बराबर भाग में काटा जा सके और ऊपर वाला नीचे का मिरर इमेज हो, वो मेसो कंपाउंड। बस खत्म, इतनी बात। सर पर बुक में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को डी और एल से ही। सौम्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अंग्रेजी में बुक के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब लीवो रोटेटरी। यही तो आप भी कह रहे हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं क्या कुछ अलग कह रहा हूँ क्या? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल एल का मतलब लियो रोटेटरी। स्मॉल डी और एल का मतलब होता है कि अगर एच से ओ एच जाओगे तो ये अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं, और अगर एच से ओ एच जाओ ये क्लॉकवाइज है तो इसे डी से लिखते हैं। तो मैं क्या कुछ और बता रहा हूँ क्या आपको? अब क्लियर है? डी का मतलब डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लीवो रोटेटरी, स्मॉल डी का मतलब क्लॉकवाइज और एल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना मैं समझा रहा हूँ। किस बात से कंफ्यूजन है आपको बताइए? कल वाली क्लास में थी कि नहीं आप? कल की क्लास में थी आप? सर आपने कहा स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी यूज होता है। ये भाई तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, स्मॉल डी और एल पूछ रही है शायद सर। आप लोग का क्वेरी का मेरा दिमाग खिल गया है, मैं क्लास में थी। ठीक भाई लोग, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि देखो दो दो चीजें हैं। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा ये प्लेन पोलराइज लाइट है। कोई सब्सटेंस अगर इसको राइट में डिफ्लेक्ट कर सकता है या कोई सब्सटेंस इसको लेफ्ट में कर सकता है। दो इनेंशियोमर है, मान लो एक E1 है जिसने राइट में किया, तो जो दूसरा इसका इनेंशियोमर बनेगा वो किधर करेगा? लेफ्ट में करेगा। राइट वाले को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और जो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, लीवो रोटेटरी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। कुछ लोग प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट करते हैं जिसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कुछ सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ डोनेट करते हैं जिसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, जो कैपिटल एल से डिनोट होते हैं। बस उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब आगे दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना समझिए कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं की तरफ शिफ्ट करेगा वो डी, और जो लेफ्ट की तरफ करेगा वो एल। बस इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अभी स्मॉल डी स्मॉल एल भूल जाइए, आगे मैं करा दूंगा, फिर से समझाऊंगा। स्मॉल डी और स्मॉल एल के बस इतना समझिए, प्लेन पोलराइज दाएं गई तो कैपिटल डी, जो सब्सटेंस घुमाएगा, जैसे आप ग्लूकोज है, ग्लूकोज पी है, ग्लूकोज को अगर प्लेन पोलराइज लाइट ग्लूकोज से पास करा दिया जाए तो प्लेन पोलराइज लाइट दाएं की तरफ होती है, इसीलिए हम उसको ग्लूकोन डी बोलते हैं, कैपिटल डी। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, कैपिटल एल। ठीक।
तो अगर प्लेन पोलराइज्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो कैपिटल डी और कैपिटल एल से गिनाते हैं, ठीक। अब लिखिए अगला हेडिंग रेसमिक मिक्सचर। अभी स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़ाएंगे। अगली हेडिंग डालिए रेसमिक मिक्सचर। अगली हेडिंग डालिए रेसमिक मिक्सचर। लिखिए two enantiomers which are present in equimolar quantity in a solution is called racemic mixture। इस रेसमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन में बनता था कि SN2 में? रेसमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन में बनता है कि SN2 में? बस बस बेटा बस, वाह बेटा, रेसमिक मिक्सचर SN1 में बनता है। हाँ गुड गुड, SN1 में ही बनेगा। मैंने पढ़ाया था SN1 रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन कैसा है? प्लेनर है, ठीक। आने वाला OH अटैक कर सकता है ऊपर से या OH अटैक कर सकता है नीचे से, ठीक है। जैसे आप अपने कॉपी, एक पेन अपनी रफ उठा लीजिए, तो रफ पे OH ऊपर की तरफ से भी आके ऐड हो सकता है और नीचे से। तो ये एक प्लेन पे है, तो आने वाला ग्रुप पेज के ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। अगर उसने ऊपर से अटैक किया तो तीनों ग्रुप नीचे आ जाएंगे, OH ऊपर जुड़ जाएगा। और यही ग्रुप अगर नीचे से OH अटैक किया तो सारे CH3 ऊपर चले जाएंगे और OH नीचे आ जाएगा। देख लो, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर 100 इसके मॉलिक्यूल हैं और 100 इसके मॉलिक्यूल थे OH के, तो 50 मॉलिक्यूल ऊपर से ऐड होंगे और 50 मॉलिक्यूल नीचे से ऐड होंगे। तो ये दो इनैंशियोमर्स हैं, क्योंकि मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ये दो इनैंशियोमर हैं और इक्वल क्वांटिटी में बने हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। जब किसी भी सोल्यूशन में दो इनैंशियोमर E1 और E2 प्रेजेंट है और दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम, तो उसे हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। बोलो, ये बात समझ में आई? रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? दो इनैंशियोमर जब इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक। अगर दो रेसमिक मिक्सचर है, एक का 20 मोल है तो दूसरे का भी कितना मोल हो? 20, और एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। अगली हेडिंग लिखिए रेसमिक मिक्सचर में। जैसे देख लो, ये इनैंशियोमर है। मान लो एक ही टेस्ट ट्यूब में इसके 2 मोल हैं और इसके भी 2 मोल हैं, तो दोनों इनैंशियोमर के जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। मान लो एक कंटेनर है, उसमें ए भी है और बी भी है। इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, ठीक। ए और बी में क्या खासियत होगी? ए स्मॉल डी है कि एल है? स्मॉल डी। चलिए ध्यान से देखिए,
मान लो अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ, अगर ये मान लीजिए डेक्स्ट्रो, मैं सिर्फ मानने की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो मैंने बताया था कि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट करेगा तो इनएंशियोमर उसको किधर शिफ्ट करेगा, एल में, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये डेक्स्ट्रो हो गया तो ये लीवो। अब प्लेन पोलराइज लाइट तुम इससे पास कराएं, ए वाला प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है और बी किधर करना चाह रहा है, लेफ्ट। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, प्लेन पोलराइज लाइट किधर जाएगी, ए प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं शिफ्ट करना चाह रहा है और बी लेफ्ट, और दोनों बराबर एंगल से, तो प्लेन पोलराइज लाइट किधर जाना चाहेगी, स्ट्रेट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक। क्योंकि यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कैपिटल डी है तो आपको मैंने बताया ना कि ये एल होगा, मैं मानने की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं करेगा तो ये इनएंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो अगर ये मान लीजिए एक प्लेन पोलराइज लाइट को 60 डिग्री पे टर्न कर रहा है लेफ्ट राइट, तो दूसरा किधर करेगा, लेफ्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, जीरो डिफ्लेक्शन। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट ना करें वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि द प्रोडक्ट obtained in SN1 reaction is optically active or inactive, product obtained in SN1 reaction is optically active or inactive, give reason। आंसर क्या होगा, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक। रीजन क्या होगा, बिकॉज इन केस ऑफ रेसमिक मिक्सचर, in case of racemic mixture due to external compensation, the net deflection of plane polarized light is zero। जब मेजो कंपाउंड की बात किए थे तो वहां पर एक ही मॉलिक्यूल में एक राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था और एक लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर हमने इंटरनल कंपनसेशन बोला, मगर यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं इसीलिए इसको हमने कौन सा कंपनसेशन बोला, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजो एंड रेसमिक मिक्सचर, तो लिख देना कि मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन एंड racemic mixture is optically inactive compound due to external compensation। बोलिए बात सभी को समझ में आई। बेटा जो डीएल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखते हैं। अभी मैंने नॉमन देखिए, आप अपने से एक अगर कदम आगे जाएंगी तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कंफ्यूजन आपको रही। अभी मैंने सिर्फ इतना समझाया कि डेक्स्ट्रो का मतलब कैपिटल डी, लीवो का मतलब कैपिटल एल, ठीक। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बात की, मैं आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा मुझे सब्र करने दिया करिए। अब आप लोग एक एक कदम आगे चल के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी अगला हेडिंग वही है, लिखिए, चलिए वही लिखिए, स्मॉल डी स्मॉल एल होगा जो आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, उसी में समझा देता हूँ। लिखिए डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियर हो गया, थोड़ा सब्र रखा करिए। डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, कब डी लिखेंगे कब स्मॉल एल लिखेंगे। कैपिटल डी और एल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, और डी और एल क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में फर्क है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल एल का मतलब लीवो रोटेटरी। स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनिएगा। Just wait for a second. Wait for a second.
Just wait for a second. Just wait. एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, आप सही कह रही थी, सॉरी, सौम्य जी सही कह रही थी। ठीक, मैंने ही गलत बोल दिया था, सॉरी। ध्यान से यहाँ करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मेरे सही गलती हुई है, ये सही कह रही है। चलिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, इनका कहना सही था, मैं ध्यान नहीं दिया। डी और एल उलट लीजिए। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब लीवो रोटेटरी। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। कैपिटल डी को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल और माइनस। तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बताता है। करेक्ट कर लीजिएगा, सही कह रही हैं आप। और डी एंड एल नॉमेनक्लेचर, तो याद रखना डी और एल, सॉरी, डी का स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब लीवो रोटेटरी। ठीक, डी को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एल को नेगेटिव। जो मेजो कंपाउंड होते हैं, जो मेजो कंपाउंड होते हैं उसमें डी और एल दोनों होता है, डी और एल दोनों होता है, तो इसको हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके रेसमिक कंपाउंड जो होते हैं या रेसमिक मिक्सचर होते हैं, उसमें डी और एल दोनों पार्ट होता है, तो डीएल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस। अगर कहीं पर प्लस माइनस कोई कंपाउंड लिखा है, मान लीजिए एक्स, तो मतलब प्लस वाई, इसका मतलब या तो ये रेसमिक मिक्सचर होगा या तो मेजो कंपाउंड होगा। ठीक है, आप सही कह रही थी, मैंने बेमतलब आपको डांट दिया, सही कह रही हैं। अब देखिए डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। मैंने जिनको पढ़ाया था उन्होंने कॉपी में गलत लिख दिया था, मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा सही लिखे होंगे, और मैंने बुक आज तक, अभी तक कुछ दिन से मैंने बुक नहीं टच की है, तो ठीक है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम लोग प्लस से दिखाते हैं, लीवो को माइनस से दिखाते हैं, और कहीं पर रेसमिक मिक्सचर है तो वहां पर डीएल दोनों होंगे, या तो प्लस माइनस से लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर ऐसे प्लस माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये या तो रेसमिक मिक्सचर होगा या तो मेजो कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, लिखिए डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम is derived from ग्लीसर एल्डिहाइड। डी और एल नॉमेनक्लेचर हमने कहां से ले आया है, ग्लीसर एल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, ग्लीसर एल्डिहाइड की मदद से हम लोग डी और एल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। व्हाट इज ग्लीसर एल्डिहाइड? सी दिस इज अ ग्लीसर एल्डिहाइड। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ग्लीसर एल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन कितने हैं? एक, यही कायरल कार्बन है। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे, OH इधर, H इधर, CH2OH, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि ग्लीसर एल्डिहाइड की मदद से हमने किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। H से OH जाइए, H से OH, अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो D, कैपिटल D,
और अगर H से उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जहां भी मैंने स्मॉल डी लिखा है उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वो कैपिटल डी होगा, जहां जहां ऊपर लिखा है उसको सब जगह करेक्ट कर लेना। और अगर H से OH गए तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। ठीक, कल और आज की वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन है, उसको कर लीजिएगा। अगर H से OH जाएंगे तो इसका नाम होगा D ग्लीसर एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या होगा L ग्लीसर एल्डिहाइड। अगर क्लॉकवाइज गए तो कैपिटल डी, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो L। अब इसी की मदद से हम किसी भी कंपाउंड का डी और एल नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। यहां तक लिख ली हूं तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए। ग्लीसर एल्डिहाइड की मदद से हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डी है कि एल। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर इस तरीके का शेप मिलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के अंतिम वाले कार्बन पे मिलेगा, उसको हम डी और एल लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नोट लिखिए, अ कंपाउंड in which last chiral carbon atom below which there is a CH2OH ग्रुप। अगर भाई कोई भी मॉलिक्यूल को ग्लीसर एल्डिहाइड जैसा दिखना है तो उसके नीचे कौन सा कार्बन होना चाहिए, CH2OH होना चाहिए। अगर उसमें इफ OH is present on right तो हम लोग उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, कैपिटल डी। दूसरा, इफ OH is present on left वी कॉल इट एज एल। अभी देखिए, इतना लिखिए, मैं सब समझा देता हूँ, एकदम सरल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सर पटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल जो ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे दिखेगा, ग्लीसर एल्डिहाइड दिखेगा कैसे, ध्यान से देखो। ग्लीसर एल्डिहाइड दिखने के लिए उसके ऊपर सबसे क्या होना चाहिए, CHO ग्रुप होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। कोई भी कंपाउंड ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे तब दिखेगा जब ऊपर कौन सा ग्रुप हो, CHO, और नीचे कौन सा ग्रुप हो, CH2OH। तो ऐसे कंपाउंड जो ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे दिखेंगे उसको हम डी या एल नाम दे सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, इसमें 3 कायरल कार्बन है, 1 2 3। कभी भी मॉलिक्यूल ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे तब दिखेगा जब ऊपर कौन सा ग्रुप हो, CHO, और जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन, उसके नीचे अगर CH2OH होगा तभी हम इसको या तो डी कहेंगे या तो एल। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप हो गया तो डी और एल का नॉमेनक्लेचर नहीं लगाएंगे। डी और एल का नॉमेनक्लेचर तब लगाते हैं जब ऊपर कौन सा ग्रुप हो, CHO, नीचे कौन सा ग्रुप हो, CH2OH। अब अगर OH लास्ट कायरल कार्बन के राइट में होगा तो इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, सॉरी नॉट डेक्स्ट्रो, इसे हम बोलेंगे कैपिटल डी। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी।
इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए थोड़ा तो। पहले बताइए ग्लिसर एल्डिहाइड से मिल रहा है कि नहीं? ग्लिसर एल्डिहाइड से इसलिए मिल रहा है क्योंकि CHO ऊपर है, CH2OH लास्ट कायरल कार्बन पे है, ठीक। जो अंतिम कायरल कार्बन है उससे CH2OH जुड़ा होना चाहिए और ऊपर वाले से CHO। अब तुम OH की पोजीशन देखो, OH किधर है? OH किस साइड है? लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा? लीवो नहीं होगा यार, लीवो रोटेटरी अलग चीज होता है, ये एल होगा। एल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बताता है, लीवो नहीं होगा, एल होगा। एल का मतलब लीवो नहीं होता, स्मॉल एल का मतलब लीवो होता है, यही तो समझा रहा हूँ। अभी तुमको करेक्ट कराया ना कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है और स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है, क्या कहते हैं आपका, डेस्टो या लीवो रोटेटरी। तो मैंने अभी करेक्ट कराया ना, अगर ये डी होगा तो ये क्या होगा, एल। इसका बताइए कॉन्फ़िगरेशन डी होगा कि एल? डी होगा कि एल? डी की एल? नहीं होगा, CH2OH नहीं है, CH2OH नहीं है तो डी और एल नहीं बता पाएंगे। आई बात समझ में? जब तक आपका CH2OH ग्रुप नहीं होगा डी और एल नहीं बता पाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे देखने में नहीं लग रहा है। ग्लिसर एल्डिहाइड तब कब दिखेगा जब यहाँ पर क्या होता है, CH2OH, तो यहाँ पर डी और एल नहीं बता पाएंगे, यही लिमिटेशन है। कोई पूछ ले डी और एल का ड्रॉबैक क्या है, तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का लिमिटेशन यही है कि हम उसी को डी या एल कह पाएंगे जिसमें ऊपर क्या हो, CHO ग्रुप हो और नीचे कौन सा ग्रुप हो, CH2OH, मतलब जो देखने में ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे दिखेगा उसी का हम नॉमेनक्लेचर में डी और एल बता सकते हैं। अदरवाइज अगर कंपाउंड में डी और एल नहीं है तब हम उसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, हम कर क्या रहे हैं, अगर मान लो ये दो लड़के हैं, दोनों जुड़वा हैं, दोनों जुड़वा है मतलब दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का सेम कलर है, दोनों दुष्ट भी उतने हैं, तो अगर घर वालों को पहचानना हो तो इनका नाम अलग अलग रखेंगे कि नहीं, एक का राम एक का आम, दो अलग अलग नाम रखेंगे दोनों का। इसीलिए अगर इनैंशियोमर्स हैं तो इनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम ही होगी। इनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, बस इनका नाम अलग अलग होगा। तो पहला नाम रखने का तरीका क्या था कि एक को डी कह दें और एक को क्या कह दें, एल। मगर दिक्कत यह है कि डी और एल नाम हम उन्हीं का दे पाएंगे जो ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे होंगे। किसके जैसे होंगे, ग्लीसर एल्डिहाइड। जो मॉलिक्यूल ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे हैं उनकी केमिकल और जैसे मान लीजिए ये दोनों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस, एक सेकंड वेट करिए। बताइए एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं कि नहीं, बताइए, आर द इनैंशियोमर्स, यस और नो? इनैंशियोमर्स है, पहला वाला डी है कि एल?
बेटा जो पेरेंटल शुगर होता है ना वो ग्लिसर एल्डिहाइड ही होता है, परेशान मत होइए। जो पेरेंटल शुगर होता है उसका भी स्ट्रक्चर ग्लिसर एल्डिहाइड से ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। लास्ट वाले कायरल कार्बन का देखिए, OH किधर पे है, लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा L, और ये आपका क्या हो जाएगा D। पहला वाला L हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा H, सॉरी दूसरा वाला क्या हो जाएगा D। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पेन नहीं चलिए। तो इनैंशियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस डिफरेंट किसका होता है, एटम्स का डिफरेंस होता है, एटम्स के पोजीशन का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इनैंशियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इनके नाम अलग रखने के लिए हमने ये कहा कि जिस मॉलिक्यूल का शेप ग्लिसर एल्डिहाइड से जैसे मिलेगा और उसके लास्ट कायरल कार्बन का अगर OH लेफ्ट में हुआ तो उसका नाम L दे देंगे, और जिसमें राइट की तरफ होगा वो D दे देंगे। मगर ये जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इनैंशियोमर का नाम जो दे रहे हैं, वहां पर ये क्या है कि जो मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मिलेंगे उनका तो नाम लिख लेंगे, मगर मान लो हमको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए, अब हम कहें इसका नाम बताइए, तो अब इसका नाम आप नहीं बता सकते हैं। इसीलिए डी और एल नॉमेनक्लेचर का लिमिटेशन क्या था, डी और एल नॉमेनक्लेचर की मदद से हम उसी मॉलिक्यूल को नाम दे सकते थे जिनका शेप ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मिलता हो, मतलब जिसके के ऊपर CH2OH हो और जिसके नीचे साइड क्या हो, सॉरी नीचे साइड CH2OH हो और ऊपर साइड क्या हो, CHO हो। मगर मान लो मॉलिक्यूल में CH2OH नीचे नहीं है और CHO ऊपर नहीं है, तब भी वो इनैंशियोमर भी है, तब उन इनैंशियोमर का नाम कैसे रखेंगे। तो अगला जो स्टेप आया दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन। अगला जो नॉमेनक्लेचर आएगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट RS, R एंड S नॉमेनक्लेचर। क्या आंटी, हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड क्लास। तो क्लास ध्यान से सुन लीजिए। इनैंशियोमर्स जो होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उनको नाम रखने के लिए हमने पहला तरीका अपनाया था कि जो मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मिलेगा, अगर उसका OH राइट की तरफ है तो D कह देंगे, और अगर उसका OH राइट लेफ्ट की तरफ है तो L कह देंगे। तो नाम नॉमेनक्लेचर करने का, इनैंशियोमर का नाम रखने का एक तरीका ये था। मगर अब ऐसा जरूरी नहीं कि सभी मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे ही मिले। उन कंपाउंड का नाम कैसा रखा जाएगा, तो नई बात आई कि चलो DL को डिस्कार्ड करके हम लोग RS नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं। RS नॉमेनक्लेचर में मॉलिक्यूल चाहे जैसा हो, चाहे ग्लिसर एल्डिहाइड जैसा हो, चाहे जिस जैसे हो, उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द RS नॉमेनक्लेचर। एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और है, एमाइंस का कॉन्फ़िगरेशन जो कि कल ही लेंगे, आज की क्लास में इतना बहुत है। सिर्फ आप ये लोग ध्यान से ये याद रखिएगा कि जो मैंने कल पढ़ा दिया था वो गलत था। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लिगो रोटेटरी। सौम्य ने सही बताया था। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, स्मॉल एल का मतलब लिगो रोटेटरी जिसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। कैपिटल डी का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मिल रहे हो, मतलब कि ऊपर CHO हो, नीचे CH2OH हो, और जिसका OH राइट साइड हो। लास्ट कायरल कार्बन का OH अगर राइट में होगा तो डेस्टो और लेफ्ट में होगा तो लिगो। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। देखिए ये चैप्टर में 1 महीने भले लग गया, मगर अब इसको पढ़ लिए हैं तो जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया जाएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपके पहले से तैयार है, तो वो चैप्टर जल्दी खींचेंगे। तो अभी भले ही ये चैप्टर आपका टाइम टेकिंग है, मगर बाकी चैप्टर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो कम समय लगेंगे।
किसी कुछ पूछना है? Should I wind up now? सैंपल पेपर आप लोग में से कितने लोगों ने लगाया? How many of you have solved the sample paper? Raise your hand. हाँ? कोई आया क्या? हाँ? कितने लोग सैंपल पेपर लगाए हैं? हो गया है पूरा विवेक? तो आप कैसे कर लिए? आप, मुझे तो पता है कि आप लोग को रटाया ही गया है, उसमें पूरा कैसे आप लोग कर ले रहे हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा तो टॉपिक पढ़ाए नहीं गए हैं। अभी आपके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं पढ़ाए गए, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, और उधर से एरोमेटिसिटी बटी है, पूरा मतलब बचा है। चलिए कर लिए तो वेल एंड गुड। बाकी लोग जो बाकी स्कूल के हैं, बाकी स्कूल वाले कृपया करके बाई टुमारो, मैं आजकल देख रहा हूँ होमवर्क दिया जाता है, किसी के कान पे जू नहीं पड़ती कि सर मैंने किया है, किसी ने अभी तक भेजा नहीं। क्या मौज मस्ती में क्लास चल रही हो तो बताओ। अगर आप, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप नहीं होमवर्क करके आ रहे हो तो बिलीव मी अगले क्लास से दिखोगे नहीं। लीव द क्लास एवरीवन एंड बाय टुमारो सबमिट योर